उर्दू नावल सदाए दिल की आखिरी किस्त। बड़ी सी वाइट पिजारों से एक आदमी अपनी बड़ी सी शाल को संभालता बाहर निकला था, जिसे देखकर रीबा बिल्कुल भी नहीं चौंकी थी, क्योंकि ये वही तो था जिसके खिलाफ इसने एक माह पहले रेड डाली थी, मगर इसका ताल्लुक सियासी शख्सियत से होने की वजह से वो फिर आज़ाद था। कहिए मैडम जी, कैसी हैं? याद तो बहुत किया होगा मुझे आपने। सिगरेट लगाकर गहरा कश भरकर धुआं इसकी ओर छोड़ता वो मकरू अंदाज में हंसता हुआ बोला। रीबा बेतासुर चेहरे के साथ इसको देखे गई। नफासत से सेट किए बाल बिखरने से कई लटें बाहर निकली हुई थीं। खून से तर आधा चेहरा अब खून खुश्क होने की वजह से अकड़ चुका था। माथे पर फैली एक दो लटें भी चिपकी हुई थीं। आईब्रो पर बने गहरे जख्म से भी इसके तासुरात में कोई कमी नहीं आई थी। दूसरी तरफ सफ़ीर ने इस दिन से रीबा को ना देखा था और ना ही इसे अपने घर आते देखा था। वो हैरान तो ज़रूर हुआ था। इसे लगा था वो इसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, मगर यूं इसके गायब होने की वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था। लेकिन फिर इसे इसकी कोई चाल समझता इग्नोर कर गया कि शायद बेबे को जवाब बनाकर फिर से कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, तो वो इसे अब बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इसका गुस्सा भी अब कुछ हद तक ख़त्म हो गया था जब से इसे नया प्रोजेक्ट मिला था। नहीं तो वो इतनी बड़ी नाकामी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर इसे अपने चचा को दिखाना भी तो था। अपना काम वाइंड अप करते वो अब घर को निकला तो बेबे को परेशान दरवाजे पर खड़ा पाया, तो वो भी उलझन और परेशानी से कार बाहर ही पार्क करता निकला। मगर इनको परेशानी से एक तरफ मुतवज्जे पाकर इसकी नज़र भी इनकी नज़रों के ताक़ुब में गई, तो रीबा के घर के पास तीन असले से लेस गाड़ियां खड़ी थीं। वो परेशान होता बेबे के पास आया। बेबे, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? सफ़ीर पुत्र, देख वहाँ क्या हुआ है। ये रीबा के घर के पास इतने लोग क्यों? ये तो शक्ल से ही इतने खतरनाक लग रहे हैं, और ऊपर से इनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें भी। कहीं कोई मसला ना हुआ हो, जा जाकर देख तो सही। वो हैं भी तन तनहा औरतें, कोई मर्द भी नहीं है इनके घर में। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। वो घबराहट से हवास बाख्ता होकर इससे बोली। बेबे, आप हाइपर ना हो, मैं देखता हूँ जाकर, आप रिलैक्स हो जाएं। इन्हें तसल्ली देखता वो माथे पर बल डाले इन लोगों की तरफ आया। ज़रूर इस लड़की ने कुछ किया होगा। मगर वहां आते ही इसके कदमों की रफ्तार को ब्रेक लगा जब इसने जख्मी सी रीबा को पुलिस यूनिफॉर्म में देखा। रीबा का पुलिस यूनिफॉर्म में होना इसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। वो सुस्त कदमों से चलता इनके करीब आया। क्या हुआ है? सब खैरियत है आंटी? जन्नत बेगम, जो खौफजदा सी खड़ी इन लोगों को देख रही थीं, सफ़ीर को देखते ही एक मर्द के होने का इन्हें हौसला मिला, तो वो इसकी तरफ उजलत भरे अंदाज में इसके पास आईं। बेटा, तुम ही देखो ये लोग कौन हैं, और फाइक भी अभी तक घर नहीं आया, ऊपर से ये लोग। वो रोते हुए इससे बोली, तो वो लब भेजता इनको तसल्ली देता आगे बढ़ गया। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है आप लोग? वो इस वडेरे के सामने आता माथे पर बल लिए इनसे बोला, तो वो वडेरा तमस्खुर उड़ाती नज़रों से इसे देखता रीबा की तरफ मुड़ा। ओह, तो तुमने अपने चाहने वाले भी पाल रखे हैं इंस्पेक्टर नहीं? वैसे मुझ में क्या कमी थी? इससे ज़्यादा जीदार हूँ, एक बार आजमा कर तो देखो। वो कमीनगी से एक आंख विंक करता खबासत भरे लहजे में बोला। खबीस इंसान, बेगैरत। सफ़ीर की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो इसका गिरबान पकड़ता इस पर धाड़ा। इसके असला से लेस बॉडीगार्ड सब देखकर इस पर अपनी बंदूकें तान गए। वो गोली चलाते कि इस वडेरे के एक इशारे पर वहीं रुक गए। जवान खून हो लड़के, और बहुत जोश दिखा रहे हो, मगर तुम जानते नहीं, मेरे एक इशारे पर सारा जोश उतर जाएगा तुम्हारा। एक नज़र अपने बॉडीगार्ड्स पर डालते उसने वार्निंग दी। तुमसे हमारा कोई लेना देना नहीं, तो बीच में पड़कर अपनी मौत को दावत मत दो। वो दुरुस्तगी से अपने गिरबान को छुड़वाता धमकी देता हुआ बोला। रीबा, जो बेतासुर चेहरे के साथ इनको देख रही थी, धीरे से आगे बढ़ती सफ़ीर को एक हाथ से परे हटाती इसके मुकाबले आई। बहुत देखे हैं तुझ जैसे भौंकने वाले, जो सिर्फ भौंक सकते हैं। एक एक लफ्ज नफरत से चबा कर बोली। ए, तू अपनी औकात मत भूल। मैं बकवास बंद कर। इसकी बात काटती वो चिल्ला कर बोली। अकेली औरत समझकर तूने सोचा ये छोटी मोटी धमकियां देकर तू मुझे रास्ते से हटा लेगा और जो जी चाहे करेगा? भूल है तेरी। मुझे कमजोर समझकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। वो तमस्कर उड़ाती मुस्कुराहट देती बोली।
खून से लथपथ चेहरा और तमस्कर उड़ाती नजरें और हंसी से वो कोई साइको लगी, जिसे शायद इसकी माँ भी अच्छे से नहीं जानती थी। सफ़ीर तो इसका आज ये अलग रूप देखकर बोलने के कुछ काबिल ही ना रहा। ये तो कोई और ही रीबा थी, जिससे शायद वो आज मिल रहा था। इसके बोलने का ये तरीका सब कुछ बहुत बड़ा शॉक दे गया था इसे। बहुत बड़ी गलती की है तूने अपनी औकात दिखाकर। पिछली बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। तू शायद मुझे अभी नहीं जानता, लेकिन अब जान जाएगा जब यही लड़की तेरी हालत भी तेरे कुत्तों जैसी करेगी। और क्या बोला था, मेरा भाई? क्यों बे, भूल गया अपने भाई को? क्या मतलब, क्या किया तूने मेरे भाई के साथ? वो हड़बड़ाकर गुस्से से पागल होता अपनी गन निकालकर इसके माथे पर रख चुका था। जन्नत बेगम और सफ़ीर सफ़ेद पड़ती नज़रों से फौरन इसकी तरफ बढ़े, मगर बीच में इनके गार्ड्स ने आकर इन्हें वहीं रोक दिया। सफ़ीर गुस्से से अपना बाजू छुड़वाने लगा। रीबा बगैर किसी खौफ के, बगैर पलकें झपकाए इसे देख रही थी। अचानक इस वडेरे के फ़ोन बजने पर वो इससे नज़रें हटाता फ़ोन कान से लगा गया, मगर आगे से मुकाबिल की बात सुनकर वो जबड़े भेंचे गुस्से भरी नज़रों से रीबा की जानब देखे गया, जो मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रही थी। तुझे देख लूंगा मैं, ये मत समझना कि मैं डर कर यहाँ से भाग रहा हूँ। हाँ, जानती हूँ ये बात। जहाँ घर वालों की आए तो अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है। दोबारा मेरे घर मत आना। इस बार तो तुझे सिर्फ धमकी दी थी, तो तेरे भाई का ये हाल हुआ है। अगली बार समझ तो गए होगे मेरी अधूरी बात। वो लबों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए बोली तो वो अपनी मुठियां भींजता वहां से अपने गार्ड्स को लेकर निकला। जैसे ही इसकी गाड़ी नज़रों से ओझल हुई तो फाइक गुलाम खान के पीछे बाइक पर बैठा आता नजर आया। पीछे ही बाकी अहलकार भी पुलिस गाड़ी लिए आ रहे थे। क्या हुआ है आपी? ये आपके चेहरे। नज़दीक आता परेशान फाइक अपनी बात मुकम्मल करता कि रीबा के जोरदार थप्पड़ पड़ने पर वहीं लड़खड़ाकर पीछे हो गया और दंग रह गया। जन्नत बेगम जल्दी से आगे बढ़ी। क्या हो गया है रीबा? वो आ तो गया है, क्या ये काफ़ी नहीं है? सफ़ीर लब भेंचे चुपचाप खड़ा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तो आज की इस सूरत हाल से बहुत उलझ गया था। कहाँ थे तुम? तुम्हारी एकेडमी तो 5 बजे ख़त्म होती है ना? तो अब तक कहाँ थे तुम? अपी, वो एक दोस्त के घर इसके साथ चला गया था। कुछ नोट्स चाहिए थे, मगर आंटी के रोकने पर डिनर इनके साथ ही करना पड़ा, तो इस वजह से वक्त का पता ही नहीं चला। वो नजरें ज़मीन पर गाड़े बोला। तो क्या घर वालों को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरी जॉब ऐसी है तो एहतियात किया करो। क्यों मुझे सूली पर लटकाए रखते हो तुम? तुम जानते भी हो, अपना काम छोड़कर पूरे शहर की खाक छानती रही हूँ सारा दिन। तुम्हारी टेंशन में 2 दफा एक्सीडेंट हुआ है मेरा। देख रहे हो मेरी ये हालत। अपी सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दे मुझे। वो रोते हुए इसके गले लग गया। इसकी हालत देखकर फाइक डर गया। आज इसकी वजह से इसकी अपी कैसी अजियत से गुजरी थी, सब सिर्फ इसकी लापरवाही की वजह से। अरीबा जब्त से गहरा सांस लेती इसे पीछे हटा गई। इतनी आसानी से वो इसे माफ नहीं करने वाली थी। अम्मी, आप इसे लेकर अंदर जाएं, मैं आती हूँ। इसकी संजीदगी को देखते जन्नत बेगम कुछ बोले बगैर फाइक को लिए अंदर बढ़ गई। सफ़ीर खामोशी से सारी कार्रवाई देखता खड़ा था। जाने क्यों जब तक वो इससे सारी बात मालूम न कर लेता इसे सुकून नहीं आना था। गुलाम खान, आप कुछ गार्ड्स की ड्यूटी यहाँ लगा दें और पहरा सख्त होना चाहिए। मैं कुछ देर में ऑफिस आती हूँ, बाकी वहीं आकर बात होती है। इसकी बात सुनता वो सर हिलाकर वहां से निकल गया। वो इसे हिदायत देती सफ़ीर की जानिब मुड़ी, जो इसकी जानिब गहरी नज़रों से देख रहा था। माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हुए। खैर, एसपी हूँ तो इतना अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कितने दुश्मन होते हैं। कोशिश होगी आइंदा ऐसा ना हो। और आपसे भी यही गुजारिश है कि मेरे और मेरे घर के मामलात से दूर रहें। इसमें आप ही की भलाई है। बगैर किसी तासुर के वो दो टोक अंदाज में बोलती, आखिर में इसे वान करने वाले अंदाज में बोली। क्या मैं जान सकता हूँ वो शख्स कौन था और यूं धमकी क्यों दे रहा था? इसकी बात को नज़रअंदाज करता वो सवाल कर गया। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर है अपना वक्त बर्बाद मत करें। बोलते ही वो वहां से वापस जाने के लिए मुड़ी तो वो इसकी कलाई थामता इसे रोकने पर मजबूर कर गया। वो रुकी, पर मुड़कर इसकी तरफ नहीं देखा। कल तो मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी, अब क्या हुआ? क्या एक ही दिन में मोहब्बत का भूत उतर गया? वो तंजिया अंदाज में गुस्से से बोला।
इसका यूं इग्नोर किया जाना इसे जाने क्यों बुरा लगा था। अभी तो वो इसके एक पुलिस अफसर होने के शाख से नहीं निकल पाया था कि अब ये अकड़। क्योंकि मैं अपनी औकात अच्छे से जान गई हूं। किसी ने बहुत अच्छे से याद तो दिलाई है, तो अब क्यों आपको तकलीफ हो रही है? ये मुसीबत भी मेरी है, भूल गए? मैं तो मुसीबत ही हूं ना। तो अब क्यों मेरे मामलात में पढ़कर अपना सुकून बर्बाद कर रहे हैं? दोबारा मेरे मामलात में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा। आखिरी बार वार्न कर रही हूं। मत भूलिएगा, गोल्ड डिगर हूं, बकौल आपके। सो दूर रहें मुझसे। वो अपनी कलाई छुड़वाती वहां से निकल गई। वो लब भेंचता अपने ही कहे अल्फाज पर पछताने लगा। इसे इससे पीछा छुड़वाने के लिए ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए थे। क्या हुआ था सफीर, सब खैरियत थी ना? बेबे इसके पीछे आती बोली। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि रीबा एसपी ऑफिसर है? इसके सवाल के बदले सवाल करने पर वो झिंझला गई। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे, और तुम क्या लगे हुए हो? तुमने कभी पूछा भी तो नहीं। जब भी बच्ची को यहाँ देखते थे तो फौरन भड़क उठते थे। ऐसे में मैं क्या खाक तारफ करवाती तुम्हें? वो इससे तंजिया अंदाज में बोली। उफ, एक तो सबको मुझसे मसला है। कुछ नहीं हुआ है बेबे। आपकी जहीती पुलिस में है ना, तो बस इसी वजह से कुछ लोग आए थे मिलने। आप परेशान ना हो, सब ठीक है। बात गोलमोल करते वो इन्हें मुतमईन करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल बोझल हो चुका था आज जो कुछ हुआ उसे देखकर। बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था, जैसे बहुत कीमती चीज गवा दी हो। इस दिन के बाद से रीबा ने घर के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। तो फिलहाल सब ठीक था, मगर कब तक रहता ये वो नहीं जानती थी। तो इसे जल्द ही कुछ करना था। इसी वजह से वो 2 दिन घर से बाहर दूसरे शहर गई थी और अब घर लौटी थी। फाइक से 2 दिन बोलचाल बंद रहने से ही वो बीमार हो चुका था। इसकी नाराजगी वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिस वजह से वो इसे माफ भी कर चुकी थी और इससे वादा भी ले चुकी थी कि आइंदा वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो वो भी खुशी से झूम उठा था। इसे अभी इस दिन के वाक़े के मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं था, ना ही रीबा ने जन्नत बेगम को बताने दिया था। वो इसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। थके थके कदमों से घर में दाखिल हुई तो इसे एक मर्द के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आईं। तो वो उजरत भरे अंदाज में अपनी पिस्टल पकड़ते भागकर ड्राइंग रूम में आई। सामने ही वो शख्स एक औरत के साथ बैठा हाथ नचा नचा कर इसकी माँ पर भड़क रहा था, और जन्नत बेगम सर झुकाए रो रही थी। माँ की ये हालत देखकर वो गुस्से से चीख उठी थी। क्या हो रहा है यहाँ, और किसने अंदर आने दिया आप लोगों को? वो इनके सामने आती गुस्से से बोली। तो मिर्जा साहब रीबा को यूं देखकर दंग रह गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। रीबा को यूं फुल पुलिस की वर्दी में देखकर सांस रोके वो आज इसे देख रहे थे, जिसे इसके पैदा होने पर, बेटी होने पर धुतकार दिया था। तमीज से बात करो लड़की, नजर नहीं आ रहा बाप है तुम्हारा? ऐसे बात की जाती है बाप से? मीना बेगम गुस्से से तिलमिला कर बोली। तमीज से बात करें मुझसे, नहीं तो हवालात की सैर करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप हैं कौन? किस अंदाज में आप लोग मेरी माँ से बात कर रहे हैं? निकलो अभी के अभी। वो दुरुस्तगी से बोलती इन्हें हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाने लगी। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुए तो नागवारी से बोले। कौन सा बेटा? कोई बेटा नहीं है यहाँ आपका, चले जाइए यहाँ से। और किस हक से आए हैं आप? ये जो औरत आप साथ लाए हैं, क्या ये बेटा नहीं दे सकी आपको? वो इस्तेहजाइया अंदाज में बोली। लड़की, जुबान संभाल कर बात करो। क्यों करूं? तुम लोग कौन सा शहद खाकर बोल रहे हो? वो सारे लिहाज भुलाए बोली। मेरी माँ को आप सिर्फ एक बेटी होने पर धक्के मारकर निकाल चुके थे घर से, सारे ताल्लुक खत्म कर चुके थे। तो अब किस मुंह से इसी औरत के पास आए हैं? ये औरत आपको बेटा तो क्या, कोई औलाद भी ना दे सकी, तो अब मेरी माँ को धमकाने आ गए हैं? इसके भड़काने पर? कान खोल कर सुन लें आप लोग, कल में और आज में बहुत फर्क है। मेरी माँ कल कमजोर थी, मगर आज इसके साथ एक एसपी बेटी खड़ी है। मजीद मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहां से चुपचाप चले जाएं, नहीं तो मुझे बदला लेने पर ना गुस्साएं। आपके बाप होने का भी लिहाज नहीं करूंगी मैं, इनके नजदीक आती सपाट लहजे में बोली। वो फक चेहरे के साथ इसे देखे गए, जो आज सारे हिसाब बेबाक करने पर तुली हुई थी। इन्हें अपने खसारे का अब एहसास होने लगा था, जब वो सब कुछ अपने हाथ से गवा बैठे थे। मीना बेगम इस बेइज्जती पर बकती झकती मिर्जा साहब को वहां से घसीट कर ले गईं, जो कुछ बोलने के काबिल ना रहे थे। सारा गुरूर तनतना खाक हो गया था।
इस दिन के बाद से सफ़ीर पर अजीब कैफियत तारी हो चुकी थी। वो जो एक औरत के अपने किरदार पर लगाए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात की वजह से औरत ज़ात से नफरत महसूस करने लगा था, कि दिल की कैफियत ने अजीब पलटा खाया था। जिस लड़की की मौजूदगी इसे नागवार गुजरती थी, अब इसी की गैर मौजूदगी बेचैनी और झंझलाहट का सबब बन गई थी। अब जबकि वो बहुत गुरूर से इसे इसकी औकात याद दिला आया था, अब खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। क्यों मुझे फिक्र हो रही है? ये कैसा एहसास है कि बस तुम्हारी ही सोचें मुझ पर हावी होती जा रही हैं? क्यों मैं तुम्हारे मुतालिक अलग अंदाज में सोचने पर खुद को बेबस सा महसूस कर रहा हूँ? अब जबकि तुम मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करोगी, मेरा ये दिल तुम्हें ही देखने का तलबगार है। ओह, काश मैं तुमसे ये सब न कहता। बालों को दोनों हाथ से नोचता वो पागल सा होने लगा था। इसे पछतावा होने लगा था अब। नहीं, मैं कोशिश करूंगा सब ठीक करने की, लेकिन क्या वो मान जाएगी? खुद से बुड़बुड़ाते वो खुद से ही सवाल जवाब करने लगा था। तुम वाकई दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ और सबसे अलग हो। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैं तुम्हें भी फारिया जैसा समझ बैठा। बेबे से कहता हूँ, वो जरूर मेरी बात मानेंगी। कुछ सोचते वो फौरन कमरे से निकला था। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे फिक्र है आप लोगों की। एक बार ये सारा मामला सेट होने दें, कुछ वक्त गुजरने दें, मैं वापस बुला लूंगी आप दोनों को। हम दोनों तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे चले जाएं? कुछ अकल है कि नहीं? माँ हूं तुम्हारी और पूरा हक रखती हूँ फैसला लेने का। वो सख्ती से बोलती रुख मोड़कर बैठ गई। बिल्कुल अपी, मैं भी अम्मी के साथ हूँ। मैं भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर यहाँ से। आप लोग क्यों नहीं समझते मुझे? यहाँ खतरा है आप दोनों को। मैं ये केस भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊंगी। वो बेबसी से बोली। तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं, फिर जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। इसकी रंगत फक हुई इनकी बातें सुनकर। ये बात सुनकर वो साकित रह गई। खुद को नॉर्मल करती वो बोलने के काबिल हुई। अब ये शादी कहाँ से आई? और अम्मी, शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, जो मैं फिलहाल बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बहुत सारी लड़कियां अपनी नौकरी और घर साथ साथ लेकर चल रही हैं और बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। मुझे उम्मीद है तुम भी कर लोगी सब कुछ। वो इसके एतराज़ात रद्द करती दो टोक बोली। और ये लड़का कहाँ से लाएंगी इतने अर्जेंट बेस पर, जिसकी फैमिली और वो मुझे इस हाल में कबूल कर ले? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। एक लड़के का रिश्ता आया है और मैं इस पर संजीदगी से गौर कर रही थी। अब तुम हाँ करो तो मैं आज ही निकाह करके चली जाऊंगी। वो इत्मीनान से सारा प्लान बताती इसे शॉक कर गई। ये आप क्या कह रही हैं? कौन है वो? और आपने मुझे बताया भी नहीं। तुम कौन सा फारिग होती हो? पिछले 2 हफ्तों से तो घर भी मुश्किल से टिकती हो। और लड़के को तुम जानती हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सफ़ीर शहजाद की बात कर रही हूँ। बेबे लाई थी रिश्ता, और सच बोलूं तो मैंने हाँ कर दी थी इन्हें। क्या? आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? यकलख थी गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हुआ। अपना रद्द किया जाना याद आया तो वो फट पड़ी। मैं इस शख्स से शादी नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, और जिससे मर्जी कर दें। क्यों? सफ़ीर में क्या मसला है जो तुम इतना भड़क रही हो? और मेरी नज़र में इतना काबिल एतमाद कोई नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र तो नहीं होगी ना वहां? बस मैं बोल चुकी। तो ठीक है, मैं भी यहां से कहीं नहीं जाने वाली। वो वहां से बोलती चली गई। रीबा बेबस सी अपना सर पकड़े वहां सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी। और इस दिन वो अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर हुई, जब इसकी गैर मौजूदगी में इसके घर पर फायरिंग हुई। वो तो शुक्र हुआ अम्मी और फाइक घर पर नहीं थे, तो बचत हो गई। नहीं तो आगे का सोचकर ही इसकी रूह कांप गई। थोड़ी देर पहले ही मौलवी साहब इसके कमरे से गए थे। वो आज खुद को बहुत मजबूर और बेबस सा महसूस कर रही थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो अपनी बेबसी और किसी की जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर देने पर रो दी। और दूसरी तरफ सफ़ीर मुतमईन और खुश था। इसने सोच लिया था वो अपनी मोहब्बत और एतमाद से इसका दिल जीत लेगा। जो बुरा सलूक वो इसके साथ कर चुका था, वो इसकी भरपाई करने की मुकम्मल कोशिश करेगा। बेबे तो अलग ही खुश थी। इनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इनकी ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। सब लोगों को फारिग करने के बाद वो इस वक्त जन्नत बेगम के लाउंज में ही बैठे थे।
फाइक खुश होने के साथ परेशान भी था, जाने अब इसे कितनी देर के लिए अपनी अपी से दूर रहना था। एक तरफ वो खुश था, इसकी अपी कहीं दूर नहीं जाने वाली थी, इनके करीब ही थी। जन्नत, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, हम रीबा का अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये मेरी बेटी ही है, तुमने इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी मेरी, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? बेबे फरते जज्बात से मगलूब होकर बोली। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं मुझे? आप लोगों पर भरोसा था, तभी तो आप लोगों को दी है अपनी बेटी। बस ये तो इतनी दूर जाने के लिए उदास हूं, पता नहीं कब वापसी होगी हमारी। वो नम आंखों से बोली। आंटी, आप बेफिक्र हो जाएं, अब से रीबा मेरी जिम्मेदारी है, सब मुझ पर छोड़ दें। वो इनका हाथ पकड़कर दबाता तसल्ली आमेज लहजे में बोला। जन्नत बेगम इसके सर पर हाथ रखती सगवारियत से मुस्कुरा दी। अम्मी, आप लोग फिक्र ना करें, जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं आप दोनों को वापस बुलवा लूंगी। मेरी मजबूरी भी समझें आप लोग प्लीज। इस वक्त वो और सफ़ीर इन लोगों को एयरपोर्ट पर रवाना करने आए थे। वो जन्नत बेगम और फाइक को कुछ वक्त के लिए कनाडा अपने किसी दूर जानने वालों के पास भेज रही थी। जानती और समझती भी हूँ, तभी तो दिल पर पत्थर रखकर यहाँ से जा रही हूँ तुम्हें यूं छोड़कर। अपना ख्याल रखना बेटा, इसके गले लगती वो नम आंखों से बोली। इन लोगों को रवाना करते वो वापस लौट आए। वापसी का सारा सफ़र खामोशी से गुजरा। सफ़ीर बहुत कुछ कहने के बावजूद इसके सर्द तासुरात देखता खामोश रहा। रुखसती भी जन्नत बेगम इसके साथ ही कर चुकी थीं कि वक्त की कमी कुछ मजबूरी की बिना पर वो ये करने पर मजबूर थी। नहीं तो अपनी बेटी की शादी वो बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। घर दाखिल होते ही इन्हें बेबे लाउंज में ही मिल गईं। इनसे मिलती वो फौरन से अपने कमरे की ओर बढ़ गई, जिसमें वो आज सुबह ही रुखसत होकर आई थी। कुछ सामान तो इसका पहले ही आ चुका था, अब भी वो यूनिफॉर्म लेती बाथरूम में चली गई। सफ़ीर, जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, इसे यूनिफॉर्म में तैयार देखकर दंग रह गया। खुद को कुछ बोलने के काबिल करता वो झिझकते इसके करीब आया। क्या इस वक्त जाना बहुत ज़रूरी है? बदले में वो खामोश रही और अपना काम जारी रखा। तो सफ़ीर का सब्र ख़त्म हुआ। वो इसको कोहनी से पकड़े गुस्से में इसका रुख अपनी जानिब मोड़ता फट पड़ा। कुछ पूछ रहा हूं मैं, खामोश क्यों हो तुम? क्यों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? वो अपना बाजू छुड़वाती बोली। और तुम्हें मालूम ही होगा, पुलिस की नौकरी में कोई टाइमिंग नहीं होती, ये कोई बिजनेस या जॉब नहीं है। उम्मीद है तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। ये बोलते वो कमरे से निकलती चली गई। जवाब में वो इसे बस घूर कर रह गया। बेबसी से अपना सर हाथों में थामता वो बेड पर ढह गया। क्या करूं, कैसे मनाऊं तुम्हें, कैसे मानोगी तुम? आने वाले दिनों में वो बेहद मसरूफ़ हो चुकी थी कि इसे कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं मिला। उधर सफ़ीर हर मुमकिन कोशिश कर रहा था इसके और अपने दरमियान ताल्लुकात को ठीक करने की, मगर वो थी कि हाथ ही नहीं आ रही थी। रीबा की लगातार कोशिशों से आखिरकार वो इस शख्स को सजा दिलवाने में कामयाब हुई थी। इसके खिलाफ और भी बहुत से केस चले थे जो कि इसके लिए मददगार साबित हुए, लेकिन इस बीच वो खुद को जख्मी करवा बैठी थी। इस वडेरे को सपोर्ट करने वालों को खुद की पड़ गई थी कि कहीं वो भी ना फंस जाएं। इसलिए रीबा को रास्ते से हटाने के लिए इस पर कातलाना हमला करवा दिया, जिसमें वो बाल बाल बची थी, मगर जख्म काफ़ी गहरे आए थे। लेकिन इसने जन्नत बेगम और फाइक को हवा तक न लगने दी और बेबे को भी मना कर दिया कि वो इन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। बेबे तो इसका सदका देती नहीं थक रही थी, हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ पढ़कर इस पर फूंकती रहती। और सफ़ीर, वो तो इसके पहलू से लगकर बैठ गया था। अभी तो उन्होंने अपनी लाइफ शुरू भी नहीं की थी और ये सब कुछ। वो इसका हर तरह से ख्याल रख रहा था और रीबा चिढ़ जाती इसके अंदाज पर। वो उलझन का शिकार होती इसे देखकर रह जाती। जो इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, इसका ये रूप इसे हजम नहीं हो रहा था। क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्या कर रहा हूं मैं? वो जानकर भी अनजान बनता मासूमियत से बोला। वो झिझला कर रह गई। जैसे तुम तो जानते ही नहीं हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, वो तल्खी से बोली। इसे मजीद तंग करने का इरादा तर करता वो इसके सरहाने बैठा तो वो पीछे से रख गई। वो गहरी सांस भरकर रह गया। क्या तुम मुझे इस सब के लिए माफ नहीं कर सकती? मैं अच्छे से जानता हूं सब मेरी ही गलती है।
लेकिन मैं भी क्या करता, एक लड़की का डसा हुआ था। सब औरतों से मेरा एतबार उठ गया था। मैं सबको एक तराजू में नापने लगा था। रीबा तो इसकी लड़की वाली बात पर सुनती चौंक उठी और सांस रोके इसे देखे गई। क्या मतलब? वो धड़कते दिल से बोली। ये तुम इतनी पेल क्यों हो रही हो? वो अपनी बात भूलता फिक्रमंदी से बोला। इसका परेशान चेहरा देखता वो बात की तह तक पहुंच गया। ओ गॉड! रीबा, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो। इसकी बात सुनती वो कुछ मुतमईन हुई। वो मुस्कुरा कर रह गया था कि ये लड़की। मेरे पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। इस वक्त मैं मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुआ था कि यह हादसा पेश आया। मैं अकलौता बेटा था। इस सब का बहुत बुरा असर हुआ था मुझ पर। अगर बेबे ना होती तो जाने मेरा क्या बनता। वो दिल गिरफ्ती से बोला। रीबा उसे नम आंखों से देख रही थी। खैर, मेरे पापा दो भाई थे। मैं अपने तायाबू के पास रहने लगा था। वो अच्छे ना सही लेकिन बुरे भी नहीं थे। बस अपने काम से काम रखने वाले बिजनेसमैन बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में मसरूफ रहते थे। इनके दो ही बच्चे थे, फारिया और छोटा आजर। इस सब की वजह फारिया थी, मेरी कज़न। मैंने इसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था, मगर वो तो कुछ और ही सोचे बैठी थी। जाने मेरे किस अमल से वो मेरी तरफ राग़िब हुई थी। ताई के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया था। ताया अबू तो अपने बिजनेस के चक्कर में कुछ खास ध्यान भी नहीं देते थे। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, बकौल इसके शादी करना चाहती थी। मेरे बहुत आराम से समझाने पर भी वो ना समझी। मेरी तरफ से मुसलसल नाकामी पर एक दिन मेरे ही कमरे में आकर वो मेरे किरदार पर इल्ज़ाम तराशी करने लगी कि मैं इसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था। ताई सब जानते हुए भी खामोश रही। ताया अबू बगैर मामले की छानबीन किए मुझ पर पल पड़े। तब जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। वो तो मुझे पुलिस के हवाले कर देते जो अगर इनका छोटा बेटा आज न बोल पड़ता। इस दिन फारिया इसकी मेरे कमरे में मौजूदगी से बेखबर थी। सब सच जानने के बाद वो हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगे और फारिया को अपनाने की इल्तिजा करने लगे। मगर मैंने साफ मना कर दिया तो वो भी अपनी जून में आ गए कि मुझे इसी वक्त घर से जाना होगा और इस आसाइश के बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। तो वो मुझे मजबूर करने लगे। मगर मैं इस दिन सब छोड़कर चला आया, बेबे को साथ लेकर। अपने बिजनेस को इस हद तक कामयाब करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, ताकि मैं इन्हें दिखा सकूं कि मैं अपने बलबूते पर बहुत कुछ कर सकता था, और किया भी। बस यही हादसा मुझे ऐसा बना गया कि तुम भी इसकी जद में आ गई। मेरी ये आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इसके हाथ थामता वो मतानत से बोला। तुम सच में सबसे अलग हो, सब लड़कियों से मुख्तलिफ, कि मेरे इस दिल को अपने लिए नरम करती चली गई। मोहब्बत तो नहीं कह सकता कि हुई थी, मगर अब लगता है कि वो भी हो गई है तुमसे, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो। इसकी बात सुनती वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रोने लग पड़ी। तो वो बुखला गया। देखो रीबा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पर। जब चाहे मुझे माफ कर देना। बस मुझसे अलग मत होना प्लीज। और मैं, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, वो इसके गले लगती इसे जोर से खुद में भेज गई। सफ़ीर साकित हुआ, स्टिल हुआ। इसे यकीन नहीं हो रहा था। इसके गिर्द हिसार बांधता वो दिल से मुस्कुरा दिया। रीबा झिझक कर अलग होने लगी तो सफ़ीर ने हिसार मजीद तंग कर दिया। छोड़े मुझे सफ़ीर, दर्द हो रहा है। वो शर्म से सुख पड़ती अपनी हरकत पर पछताने लगी। तो वो फौरन से अपना हिसार कमज़ोर कर गया, मगर अलग नहीं हुआ। बहुत तंग किया है तुमने मुझे, और ये अचानक तुमसे आप, इसे क्या समझूं? तुमने मुझे माफ़ कर दिया? इसके कान में सरगोशी के अंदाज में बोला। वो कांप गई इसके हिसार में। इससे वाज़े और क्या जवाब होगा मेरा? वो शर्म से सुख पड़ती बोली। तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है रीबा। वो इसका माथा चूमते मोहब्बत से बोला। रीबा आसूदगी से आंखें बंद करती इसकी कुर्बत महसूस करने लगी। आखिरकार इसे इसकी मोहब्बत मिल गई थी, तो वो क्यों अपनी अना का परचम बुलंद रखती, जब खुशियां खुद इसके दरवाजे पर मौजूद दस्तक दे रही थीं।